रीजनिंग में कितने टॉपिक आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें करते हैं। इसलिए देख रहे हो कि बस तो हम उसको जरूर थोड़ा सा आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। रीजनिंग में आप ये देख लीजिए, मैं ये पीडीएफ विनर्स के टेलीग्राम पे शेयर करा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप आराम से इसको बाद में देख लेना, क्योंकि अभी वीडियो में आपको इतने अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बट फिर भी मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक ही शिफ्ट में सारे चैप्टर नहीं आ सकते, तो हमने यहाँ पे ट्रेंड भी यहाँ पे कैलकुलेट करा है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप आराम से पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि किससे कितने सवाल जनरली आते हैं। तो एनालॉजी हो गया, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, ऑड वन आउट, है ना, कोडिंग डिकोडिंग। पिछले साल की जो परीक्षा थी उसमें आपके जो सवाल थे, कौन से वाले सवाल, ये जो होते हैं ना, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, इन्होंने काफी धूम मचाई थी। इनके 5-5, 8-8 सवाल एक शिफ्ट में आए थे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी ऐसा हो, है ना। लेकिन बात वही है कि कुछ दिन आया, फिर कुछ दिन उनको हटाया, कुछ दूसरे चैप्टर आए, तो ये चलता रहेगा। लेकिन पिछली बार ये एक नया पैटर्न ऐड हुआ था और इनमें भी एक विशेष प्रकार का पैटर्न आया था। वो हमारी टीम और हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये लगभग ट्रेंड रहा है रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। चलो आगे आपको लेकर चलता हूं मैथ्स की तरफ, है ना। मैथ्स में आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। मैथ्स को लेकर मैंने कई चीजें आपको बताई हैं, YouTube पे भी चल रहा है, एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, और बहुत कम फीस में आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फीस ओनली 499 है। उसकी डिटेल मैं आपको आखिर में देता हूं, लेकिन मैथ्स में भाई क्या करना है। एक महीने में जैसे हम जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो एक महीने में 3 या 4 ही टॉपिक हो पाते हैं। मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है और आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतने चैप्टर्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए। बट अगेन मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मैथ्स के 35 सवाल आएंगे, तो 20 से 25 सवाल तो लगभग ऐसे हैं कि आते ही आते हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। 5-10 सवाल बदलते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी का आप समझ लीजिए कि अनुपात समानुपात हर शिफ्ट में आएगा, तो ये तो जनरली कर देंगे। लेकिन मान लो किसी शिफ्ट में उन्होंने बहुपद के या सांख्यिकी के कोई 4 सवाल पूछ लिए, तो अब ये दिक्कत हो जाएगा। और एक प्रश्न एक नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि अगर उसको आपने नहीं करके आए तो आप वैसे ही हजारों लोगों में पीछे हो गए, है ना। तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। लेकिन फिर मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। मैं सबके नाम पढ़ के नहीं बता रहा हूँ और बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, अदरवाइज वीडियो 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, है ना। तो हमें काम की बातें करनी है, ये आपको पता है, इसलिए मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ। बट आपको ये लगता है कि सर इस चीज के बारे में थोड़ा बताइए, तो आप कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना के उसकी जानकारी दे दूंगा। अब मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जो मैथ्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है और सबसे ज्यादा मजबूत करना है। और मैं एक चीज फिर यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले साल का और अभी जो आबकारी एग्जाम हुआ उसके ट्रेंड के आधार पे है ना। थोड़ा बहुत बदलाव होने की गुंजाइश है, लेकिन जनरली जो कंपनी पेपर ले रही है वही इस बार भी सारी चीजें करनी है, तो ट्रेंड लगभग वही रहेगा, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग आराम से आप पूरा करके आ सकते हो। और मैथ्स में आप समझ लीजिए कि आप मान लो मैथ्स में आपके 35 सवाल आए, तो आप ये समझिए कि 25 सवाल हर कोई कर लेगा, है ना। ये 25 सवाल आप मान के चलिए कि काफी इजी तो नहीं कहेंगे, हम इसको मॉडरेट कहेंगे। लगभग 5 से 8 सवाल इजी रहेंगे बट कैलकुलेटिव रहेंगे, और 2-4 सवाल जो है आप मान सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। लेकिन ऐसे सवालों की संख्या काफी कम होती है। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स को ठीक ठाक पढ़ लिया, अपना बेस अच्छा कर लिया, तो आप 25 से 30 सवाल आराम से करके आ सकते हो, है ना। ये केवल अफवाहें बाहर जाके फैलाई जाती है एग्जाम से निकलने के बाद, पेपर बहुत कठिन आ रहा है, पता चल रहा है 4 सवाल कठिन थे, और 2-4-6 सवाल तो कठिन आएंगे, 2-4-8 सवाल बहुत कैलकुलेटिव होंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरे प्रश्न कठिन होंगे, है ना। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, और इसीलिए अफवाहों पे मत जाइए। मैं क्या कह रहा हूँ उसमें मत जाइए। पुराने पेपर्स आराम से उपलब्ध हैं हर जगह आपको मिल जाएगा। नहीं तो हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे पुराने पेपर्स डले हुए हैं, एज इट इज जो व्यापम में दिए थे, आप खुद एनालिसिस करिए।
आप खुद कहेंगे कि यार इतना कठिन नहीं होता है ना। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करके आए। ऐसा नहीं होता है कि पेपर बहुत कठिन आ जाएगा, है ना। पर हर चैप्टर आपको सीखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है कि हर चैप्टर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए या कौन से चैप्टर के प्रश्न आ जाए। आपने मान लीजिए कि आपने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इनको ढंग से नहीं पढ़ा, आपकी शिफ्ट में उसके सवाल ज्यादा आ गए, तो आपका पेपर तो बिगड़ गया ना। समझ में आ रही है बात मेरी। इसलिए पढ़ना सब पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एडवांस के क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक के ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको एडवांस मैथ से डर लगता है तो आप बीजगणित यानी अलजेब्रा, क्रमशः संचय प्रायिकता यानी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, क्षेत्रमिति, सिंपलीफिकेशन, ये एडवांस के वो चैप्टर्स हैं जिनको अच्छा कर लेना, है ना। मतलब मैंने आपको थोड़ा फिल्टर दिया है, बट इट डजंट मीन कि बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि अगर 30 चैप्टर है तो 15 पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, 15 पे थोड़ा कम, लेकिन ध्यान सब पे देना है। एग्जाम में हर चीज से पूछा जाएगा। लेकिन पिछले साल ये वो चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा लगभग हर शिफ्ट में पाए गए और इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको ये अच्छे से देखकर जाना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रीवियस पेपर खुद 2-4 उठाओगे, आप खुद समझ जाओगे ट्रेंड कैसा होता है, और लगभग उसी ट्रेंड को इस साल भी फॉलो किया जाएगा। पूरी संभावना उसी बात की है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड जीके के एनालिसिस को देखते हैं। तो साइंस में आपको 4 चीजें पढ़नी पड़ती है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट। और इनसे लगभग जो प्रश्न पिछले साल पूछे गए वो आपके सामने हैं। तो आप समझ लीजिए बायोलॉजी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट और ये सारे विषय विनर्स की एप्लीकेशन पे अगर आपने कोर्स लिया है तो ये सब उपलब्ध है, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी। और अभी तो हमने प्रैक्टिस बैच फ्री कर दिया है, तो वो भी आपको इसमें मिलेगा, है ना। तो ये आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। और लाइव तो ऑब्वियसली 1-1.5 महीने में आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड देखकर ही क्लासेस को कवर करना पड़ेगा। जीके में एमपीजीके आता है, विविध यानी स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग कितने सवाल ओवरऑल देखें तो कम से कम 10 से 15 सवाल साइंस के पूछे गए थे पिछले साल। और अगर जीके की बात करें तो करीबन 20 के आसपास सवाल जो हैं जीके से पूछे गए थे। डिपेंड करता है, 20 से 25 भी हो सकता है ना। तो लगभग ये ट्रेंड जो है पिछले साल देखने को मिला और 99% उम्मीद है कि इस साल भी यही होगा, है ना। यही चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि पेपर में क्या होता है। बहुत क्रिस्पी और बहुत सिंपल वे में हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से पेपर आपका डिजाइन होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर 499 में कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है, इसमें सारे विषय। और हमने कल ही एक नई चीज लॉन्च करी है कि पीवाईक्यू का एक प्रैक्टिस बैच हमने निकाला है, जो कोई अलग आपको चार्ज नहीं देना है। इसी बैच में आपको ये फ्री मिलेगा और इसकी क्लासेस भी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, ये लाइव रहेगा। तो पटवारी, कांस्टेबल और जितनी भी परीक्षाएं हैं, इन सबके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको 100% सॉल्व करवा दिए जाएंगे आने वाले 1 महीने 40 दिन जितना भी समय है उसमें, है ना। और वो बैच फ्री मिल रहा है इसी बैच में। तो अभी हमने रिटन एग्जाम की बात करी कि 100 नंबर में क्या क्या आएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फिजिकल की कि फिजिकल में क्या आएगा। फिजिकल अगेन काफी डिटेल्ड इस पर वीडियो अलग से बन सकता है या मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन आज हम मोटी मोटी बात करेंगे क्योंकि हमें आज ज्यादातर स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान पे बात करना है कि पढ़ेंगे कैसे। लेकिन एक बार सारी चीजें क्लियर भी होनी चाहिए। तो हमने 100 मार्क्स के रिटन एग्जाम की बात करी। नाउ वी टॉक अबाउट फिजिकल एग्जाम। 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा व्हिच इज नॉट क्वालिफाइंग। दोनों के नंबर लाने पड़ेंगे। अभी आपको देखना पड़ेगा, देखो कुछ लोग सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग होंगे, फिजिकल में वीक होंगे, कुछ फिजिकल में स्ट्रांग होंगे, सब्जेक्ट्स में वीक होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दोनों में स्ट्रांग होंगे। तो सबकी कुछ ना कुछ एक वीक एरिया रहेगा, घबराना नहीं है, दोनों चीजों करना है। इसमें अगर बात करें तो फिजिकल थोड़ा सा इजी हो जाता है रिटन एग्जाम्स की कंपैरिजन में। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं है तो मेरा सजेशन रहेगा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इंदौर में हैं तो इंदौर में आप विनर्स के डिफेंस एकेडमी या फिजिकल एकेडमी में आ सकते हो। नहीं आप यहाँ है अपने लेवल पे अपने जहां भी आप हैं वहां पे शुरू करिए। आपके आसपास अगर कोई फिजिकल एकेडमी है, कोई ट्रेनर है, उनकी हेल्प लीजिए और आधा घंटा 1 घंटा देना शुरू कर दीजिए।
इसको आप इस बार हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके भी मार्क्स है, तो आपको थोड़ा बहुत समय तो निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट आधा घंटा सुबह दौड़ लगा के आ जाओ, एक्सरसाइज करके आ जाओ, बॉडी को एक्टिव करके आ जाओ, उतना भी सफिशिएंट है। क्योंकि एग्जाम के बाद आपको लगभग 1.5 महीना मिलने की उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि आपको जहां तक जनवरी में जो इलेक्शन होने हैं उसमें ड्यूटी इन्हीं लोगों की लगने वाली है। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रक्रिया को बहुत फास्ट रखेगी, तो सारी चीजें बहुत जल्दी होनी है। जैसे ही लास्ट डे का एग्जाम, शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा, 2 दिन में आंसर किया जाएगी, उसके कुछ दिनों में आपको फिजिकल के बारे में डिटेल्स आ जाएंगी और 1-1.5 महीने के अंदर हो सकता है कि फिजिकल एग्जाम 1 महीने बाद ही हो जाए और 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाए और दिसंबर या जनवरी में आपको ज्वाइनिंग ही दे दी जाए, तो ये होने की बहुत हद तक संभावना है। क्योंकि प्रोसेस फास्ट चलेगी, चुनाव के पहले ज्वाइनिंग देंगे तभी मतलब निकलेगा इस रिक्रूटमेंट का, क्योंकि वहीं पे आपको पूरा काम करवाया जाएगा इलेक्शन में। इसलिए प्रोसेस फास्ट रहने वाली है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो फिजिकल को भी हल्के में मत लीजिएगा, इधर अच्छे नंबर आ गए, फिजिकल में कम आ गए, दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। तो आपको ये टारगेट रखना है कि भाई कम से कम इधर देखो कम से कम तो क्या कहा जाए 60, 70, 80 जितने नंबर आप यहाँ खींच सकते हो खींचो, बाकी फिर फिजिकल तो ही, क्योंकि फिजिकल पे पल पे नंबर दे दिए हैं, इतना मीटर फेंका तो इतना इंच तो इतना फुट तो उतना, तो हर चीज का वहां पे नंबर है। फिजिकल 3 हिस्सों में बटा होगा, दौड़ होगी 800 मीटर की लंबी कूद होगी और आपका क्या हो जाएगा, गोला फेंक हो जाएगा। 3 चीजें रहेंगी, है ना। जो गोला रहेगा उसका वजन 726 और जो महिलाओं के लिए 4 किलो का गोला रहेगा, 800 मीटर की दौड़ रहेगी, उसका एक ही चांस रहेगा लंबी कूद और गोला फेंक के लिए आपको 3 अवसर मिलेंगे, 3 चांस आपको मिलेंगे। और मैंने डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो बनाया है जिसमें सारी जानकारी दे दी है कि कितना क्राइटेरिया है 1 नंबर से लेकर। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि फिजिकल आपका जो 100 नंबर का होना है उसमें 40 नंबर आपके दौड़ के रहेंगे और 30 नंबर जो है आपके इनके रहेंगे। ऐसे टोटल 100 मार्क्स का आपका फिजिकल रहेगा और हर एक नंबर का एक क्राइटेरिया है। वो वीडियो को देख लीजिएगा, आप चाहते हो अलग से वीडियो बनाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। काफी ज्यादा डिटेल है उसमें। फिर महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। यहाँ पे हाइट और वेट चेस्ट भी देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो 2 चीजें, सशस्त्र सीमा बल है और एक जनरल, मतलब सशस्त्र सीमा बल में केवल पुरुष मेल के लिए रहता है, बाकी इसके अलावा जनरल ड्यूटी हो या कुछ भी हो, रेडियो में कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये उनके लिए है। और अगर आप नॉर्मल जनरल ड्यूटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये हाइट है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अब कट ऑफ के बारे में जल्दी से बता देता हूँ, फिर आपके प्रश्नों के आंसर दूंगा। स्टडी प्लान और रणनीति के बारे में बात करेंगे। पिछले साल का कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डीएफ मतलब जो जनरल ड्यूटी है उसमें, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो लास्ट ईयर रहा है वो 80 और महिलाओं के लिए 67 रहा है। एसटी के लिए यहाँ देख लो, एससी का देख लो, ओबीसी का देख लो, ईडब्ल्यूएस का देख लो। चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे हम क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगर रेडियो की बात करें तो उनका देख लीजिए यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, है ना। अच्छा, इसमें 100 नंबर का पेपर अलग से भी होता है ना, इसीलिए इसके मार्क्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका जो स्पेशल आर्म्ड फोर्स होता है, सशस्त्र सीमा बल, जो मैंने आपसे कहा सशस्त्र सीमा फोर्स जो है, तो इसमें फीमेल होती नहीं है। तो यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये आपका यहाँ पे रहेगा कट ऑफ। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कहीं भटकना नहीं है, एक ही जगह। मैं आपको बताऊं ये पूरा कंटेंट आज संडे को मैंने तैयार करा है और मुझे सबको तैयार करने में 5 घंटे लगे क्योंकि आज ऑफिस बंद था और मैं जिस तरीके से चीजें चाहता था मैं अपनी टीम को समझा नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही बना लेता हूँ। 5 घंटे लगे मुझे सब चीजों को तैयार करने में, रिसर्च करके और सब डिजाइनिंग ए टू जेड चीज मैंने बनाई है यहाँ पे आज, है ना। काफी दिनों बाद मौका मिला तो मैंने बनाया आज आप लोगों के लिए। चलिए कट ऑफ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में आपको पता है कि मध्य प्रदेश में वर्दी वाले पदों के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी एमपीएससी की वैकेंसी आएगी उसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों को इसमें जो है मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ें, ये जो ऊपर है आप वीडियो को रोक के थोड़ा पढ़ लेना। ये जो 3 है ये अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए है और यहाँ सब आपको जो दिख रहा है वो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है ना। तो अन्य राज्य के विद्यार्थियों को भी 33 + 3 साल का मिलेगा और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को जो है ना
अगर ये जहां पे स्टार लगा है वहां पे आप देख सकते हैं सभी श्रेणी के अभ्यर्थी महिलाओं को 41 तक, है ना। मध्य प्रदेश के अनारक्षित मतलब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 36 ईयर तक जो है मौका है। तो यहाँ पे पूरा चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा आराम से। अब बात करते हैं दो लोगों के बारे में। एक वो जो फ्रेशर है, अब अपनी पढ़ाई चालू करेंगे, और दूसरे वो जिन्होंने कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, अब बस उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने प्रैक्टिस करनी है। देखिए भाई, एग्जाम के आखिरी महीने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। ठीक है, जितने ज्यादा प्रश्न लगाओगे उतना ज्यादा आपसे बनेगा। अब मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जरूरी क्या है। भाई इतिहास अपने आप में 4 महीने का है, सवाल कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो पहले मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ो, ठीक है। पहले मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ो, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पढ़ो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ पढ़ना सब है, लेकिन 1 महीने में आप सब नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपने पहले कभी पढ़ाई नहीं करी है। तो आपकी मजबूरी है कि आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियोस या क्लासेस के माध्यम से उन चैप्टर्स के बेसिक देखिए और फिर आप उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आप तीसरी स्टेज पे पहुंचेंगे, उसको कहेंगे मॉक टेस्ट लगाना। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो फिर मेरा जो प्रैक्टिशनर जितने स्टूडेंट हैं हमारे, है ना, जनरली डॉक्टर्स वकील के लिए जो है यूज होता है प्रैक्टिशनर शब्द, लेकिन मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा था उन लोगों के लिए जो अनुभवी लोग हैं, काफी सारी परीक्षाएं दे चुके हैं, बेसिक कंप्लीट है, तो मैंने आज से उन लोगों को नाम दे दिया है प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो आप लोगों को केवल उन टॉपिक्स पे काम करना है जो टॉपिक आपके वीक हैं, उन पर काम करिए। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना है। अल्टीमेटली दिन रात डूबे रहना है आपको प्रश्नों के बीच। मॉक टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, एफएलटी लगाओ, कुछ भी करो, ठीक है। आप जो भी अभी अपनी पटवारी की परीक्षा हुई, आबकारी आरक्षक, ये बहुत जरूरी है आबकारी, क्योंकि कई सारे प्रश्न उसी प्रकार के उसी पैटर्न के रिपीट मारेंगे, संख्याएं बदल के कंपनी वही है ना। तो पटवारी आबकारी हो गया, अभी फॉरेस्ट की भी एग्जाम हुई, है ना। और इसके अलावा एक और कौन सा एग्जाम छूट रहा है, पिछले साल का जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम है। आपको इन सब के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करने ही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। नियम बना लो, रोज एक लगाना है। वो लोग जिनका बेसिक कंप्लीट है ना। जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो 8-10 दिन 15 दिन अभी रुक जाओ, क्योंकि आपके लिए कोर्स कवर करना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लगाओगे तो बनेगा क्या। तो आप लोगों के लिए ये सीक्वेंस है, पहले बेसिक कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस और फिर मॉक। पहले अपना सब्जेक्ट का बेस अच्छा करो। जिनका बेस कंप्लीट है वो बिल्कुल जो चीजें नहीं बनती हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं, उन पे काम करो और बाकी दबा के क्वेश्चंस लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, उनका अच्छे से एनालिसिस करो। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप सब ये समझें कि मैथ्स के अंदर एक ही चैप्टर से, एक ही टाइप से कितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अपने कंसेप्ट पर जो हमने आपको पढ़ाया है, जो चीजें आपको बताई है या जितना आपको आता है, सबसे पहले उस पर भरोसा रखिए। आप अक्सर देखेंगे कि आपके सामने जो प्रश्न आया नहीं बना, जब सॉल्यूशन देखा तो लगा रहे तो मुझसे बन जाता। आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ना अपना जो पढ़ा हुआ है उसमें हमेशा डाउट होता है कि यार पता नहीं मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ नया तो नहीं आ जाएगा। तो मेरी सलाह है, कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार चुके हो ना, आपकी जीत हो ही नहीं सकती। अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए। कांस्टेबल का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम नहीं है कि कुछ खतरनाक पूछ लिया जाएगा। बस जरूरत किस बात की है कि इजी बट कैलकुलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। मैथ से और रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो। जीके जीएस पिछली बार का ऐसा पूछा था कि यूपीएससी वालों को भी पसीना छूट गया था, है ना। तो जीके जीएस के भरोसे कम ही रहना, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपसे ना बने।
दो चार 8 सवाल तो यार ऐसे रहेंगे, लेकिन बाकी सब आपके हाथ में, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, कुछ भी कठिन नहीं होता है। मैं जैसे हमेशा उदाहरण देता हूँ, भाई आपने बचपन से पढ़ते आए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, हमें आदत है कि भाई एक किसी काम को 15 दिन में करेगा, अभी उस काम को 30 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब उन्होंने पिछले साल क्या करा कि उन्होंने कहा कि भाई एक किसी काम को 17.5 दिन में करेगा, अभी उसको 18.5 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब ये सवाल बड़ा बेसिक है लेकिन कैलकुलेटिव है। बस वो कला हमें सीखनी है कि हम इसको कर पाए, बस यही कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सारे सवाल बेसिक पूछे गए थे लेकिन उनको थोड़ा सा कठिन बना दिया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया। भरोसा रखिए अपने आप पे, हम आपके साथ हैं, सारी चीजें मिलकर करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सब हम आपको सॉल्व करा रहे हैं एप्लीकेशन में भी, और कोशिश करेंगे काफी हद तक यूट्यूब पर भी। इस समय 9-10 लेक्चर चल रहे थे, थोड़ा सा समय का अभाव है, बट कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व कराने का। और अगर एप्लीकेशन पे तो वहां तो ये सब चीजें चल ही रही है ना। तो घबराना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। कांस्टेबल का एग्जाम है, कैलकुलेटिव कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। एक महीने की प्रैक्टिस करिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, मुझे टाइम बहुत लगता है। यार आपको इतना कहा है कि पहाड़े याद कर लो 30 तक, आप विश्वास ही नहीं करते हमारे ऊपर। आपसे कहा वर्ग याद कर लो 50 तक, आपसे कहा घन याद कर लो। अरे करके तो देखो, आपको खुद नंबर्स का मैजिक समझ में आएगा। जब ये चीजें याद होती है ना, और जब कोई नंबर आपके सामने आता है तो आपका दिमाग चलता है कि अरे ये तो इसका स्क्वायर है, अरे ये तो घन है, ये तो इसके पहाड़े में आता है। करके तो देखो, आपको नंबर्स का मैजिक समझ में आएगा। हम लोग यही करते हैं, हमारी प्रैक्टिस है तो हमें दिख जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लॉजिक होते हैं। नंबर्स का मैजिक सीख लिया, आप कैलकुलेशन नहीं उड़ा दोगे आप, पर आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आपके पास एक महीना है, अपने कैलकुलेशन पे काम करिए। कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो आप नहीं कर सकते, बस टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, और वो कला व सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो ये चीजें अच्छी करिए, इनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा समय अपना प्रैक्टिस पे देना है। मैं एक चीज, हो सकता है आप विनर्स के साथ पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश करिए लाइव कम से कम देखें, चीजों को रिकॉर्डेड देखें, आपका टाइम बचेगा। लाइव में थोड़े से कमेंट्स भी होते हैं, उनके जवाब देने पड़ते हैं, आपको इंतजार करना पड़ता है। मैं कहता हूं आप एक महीने लाइव क्लासेस ना के बराबर देखो, और आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड देखो जरूर, लेकिन रिकॉर्डेड देखो। स्पीड बढ़ा लो, आपको लगा रही है प्रश्न तो बन जाएगा, आगे बढ़ा लो। आपका समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझें। एग्जाम देने के बाद आपके समय की कोई कीमत नहीं रहेगी, लेकिन एग्जाम के पहले 1 सेकंड भी बर्बाद हो रहा है, या 1 सेकंड आपने हंसते मुस्कुराते खराब कर दिया, आपको पछतावा होना चाहिए। आपको समय की कीमत होनी चाहिए। इसलिए हंसते मुस्कुराते समय मत खराब करना। एग्जाम अगर वास्तव में निकालना है तो टाइम की कद्र करना सीखो। कहा जाता है ना कि समय रहते समय की कद्र कर लो, नहीं तो समय निकलने के बाद समय उसकी कद्र आपको सिखा देगा। तो आज उसकी कद्र करिए। 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं बोल रहा हूं, 1 सेकंड भी खराब नहीं करना है। अच्छी नींद लीजिए, 6-7 घंटे की नींद लीजिए, थोड़ा सा अपने शरीर और स्वास्थ्य और बाकी चीजों पे फिजिकल पे काम करिए। उसके अलावा दिन रात पढ़ाई में डूबे रहिए, कुछ नहीं करना है। अगर आप जॉब में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, अगर किसी तरीके से छुट्टी मिल सकती है, किसी तरीके से परमिशन मिल सकती है, 1-1.5 महीने के लिए अपने आप को कट कर लीजिए, है ना। 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी ले लीजिए, जो भी संभव है। क्योंकि देखो यार, आगे सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं मिलती ना। अगली बार कांस्टेबल का एग्जाम कब आएगा, नेवर नो। किसी को नहीं पता कि अगली बार कब आएगा। तो बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार कोशिश तो करनी थी। देखो रिजल्ट जो हो, हमारे हाथ में एक ही चीज है, कोशिश। हमारे हाथ में एक ही चीज है, मेहनत। उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। वो नहीं बाद में लगना चाहिए यार काश ऐसा कर लेते, काश छुट्टी ले लेते, काश घर वालों को मना लेते कि मुझे 1 महीने के लिए थोड़ा सा फ्री कर दो। बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। जो करना है आज करो, आज मैनेज करो। और आपको अगर लगता है ना कि समस्या है आपके साथ है, मैं भी आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। किसी के कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ समस्या ना हो, कोई ना फंसा हो। गांव में रहकर, है ना, छोटी छोटी जगहों में रहकर ये वीडियोस आप देखिएगा। जब आपको भी मिला है तो फिर यहाँ पे कुछ लिमिट ही नहीं है। जितना पढ़ोगे आपको ही उससे इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि जितना पढ़े वो कम है। क्या अन्य राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 महीने में कैसे पढ़े, तो मैं आपको बता चुका हूं। अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस। मैंने इसलिए दोनों स्टूडेंट्स की बात करी।
फ्रेशर्स को पहले टॉपिक पढ़ना है, फिर उन्हें प्रैक्टिस पे आना है। 15 आने वाले 10-15 दिन तो प्रैक्टिस पे जाना ही नहीं है, पहले सिलेबस कवर करना है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 10 जुलाई लास्ट डेट है, 12 अगस्त से पेपर चलेंगे। पेपर लगभग 1 से 1.5 महीने चलेंगे क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी। मानकर चलिए